तो चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना है, कैसे कराना है, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, कब कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे अमेंड कैसे किया जाए, कैंसिलेशन कैसे किया जाए और रिवोकेशन कैसे हो कैंसिलेशन का। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टार्टिंग से कि टैक्सेशन लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन एक मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं टैक्स पेयर को, इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस इन द इकोनॉमी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए कि हम लोगों को जो भी उसके अंदर आता है उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अंडर इनकम टैक्स रिजीम विदाउट रजिस्ट्रेशन जो पर्सन है ना तो वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है कस्टमर से, ना ही क्रेडिट ले सकता है। तो अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते, और अगर आपने जो परचेज करते हुए जीएसटी का पेमेंट किया है उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकते अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही जरूरी हो गया। रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, लीगली रिकॉग्नाइज होगा एक पर्सन जो कि सप्लायर है, ठीक है ना, और उसको हम लीगली ऑथराइज कर रहे हैं कि जा भैया तुम जा करके कलेक्ट करो जब भी माल बेचोगे अपने कस्टमर से, ठीक है। और अपना जो माल आपने ऑलरेडी दिया था उससे आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, और जिन कस्टमर को आप माल बेच रहे हो उसे भी आगे कह सकते हो कि भैया तुम भी अगर रजिस्टर्ड हो तो तुम भी जाकर आगे अपना माल बेचोगे तो आगे आप कलेक्ट कर लो। आईटीसी ले सकते हैं और पेमेंट करते हुए उसका भी सेट ऑफ हो जाता है। रजिस्ट्रेशन से इनपुट आईटीसी एक फ्लोली आराम से आपस में आ जाता है। जीएसटी लॉ के हिसाब से सप्लायर को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब अगर आप दो अलग अलग स्टेट में काम करते हो तो आपको दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लाइक सर्विस टैक्स में पहले होता था, तो आपको रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में अलग कराना। A supplier has to obtain registration in every state। जहां जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करेगा, जो मिनिमम एक स्पेसिफाइड लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा जैसे ही आप जाओगे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते। अगर टैक्सेबल सप्लाई है तब ये रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। जो रजिस्ट्रेशन है वो पेन बेस्ड है, मतलब एक बार सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट में कराएगा, लेकिन अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सेम बताएगा। तो परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और हर एक जगह आपका सेम पेन यूज होगा। फर्दर ही इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए यूनिट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आप एक स्टेट में बहुत सारी जगह काम करते हैं तो एक ही रजिस्ट्रेशन से काम हो जाए। यहाँ पर आपके पास एक ही स्टेट में मल्टीपल प्लेसेस है तो आपके पास ऑप्शन है, आप एक ही रजिस्ट्रेशन कराओ या हर जगह का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराओ। उस सिचुएशन में जहाँ पर हर जगह का आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपको एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा और बाकी सबको ब्रांचेस मान लिया जाएगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस माने जाए। तो ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा अगर आप एक ही रजिस्ट्रेशन कराते हो। ये आपकी इच्छा है, आप हर जगह का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा लो, लेकिन वो क्या फायदा उसका। आप 100 जगह काम कर रहे हो एक स्टेट में तो 100 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे।
रजिस्ट्रेशन जीएसटी में टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सबके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 22 से 30 है सीजीएसटी एक्ट का, और चैप्टर 3 में रूल 8 से 26 है सीजीएसटी रूल्स कंटेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। स्टेट जीएसटी लॉ में भी आइडेंटिकल प्रोविजंस हैं, बस उनके सेक्शन नंबर अलग है, प्रोविजन सेम है। Before proceeding to understand the registration, let us first go through relevant definition. कुछ definitions बता रखी हैं। ये definition हम बार बार कई बार अलग अलग चैप्टर में पढ़ते और समझते हुए आते हैं। जैसे एजेंट कौन है, मीन्स ए पर्सन जो फैक्टर, ब्रोकर वगैरह होता है, वो सब होते हैं। और डेलीकेटेड एजेंट, ऑक्शनियर, मर्केंटाइल एजेंट, ये किसी भी नाम से बोला जाए जो आपके बिहाफ पर कोई और माल सप्लाई या रिसीव करेगा तो उसे हम एजेंट बोल देते हैं ना। जीएसटी में एक कॉमन पोर्टल होता है, ठीक है। जीएसटी में जब आप लॉगिन करते हैं तो कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होता है, उसे हम कॉमन पोर्टल बोल देते हैं। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज या बोथ जिस पर टैक्स लगता है उसे टैक्सेबल सप्लाई बोल देते हैं। और टैक्सेबल टेरिटरी क्या बोलते हैं कि मींस द टेरिटरी टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई, मतलब ये जीएसटी एक्ट जहां पर अप्लाई होता है उसे टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं, मतलब विद इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या आता है, जहां से आप जनरली बिजनेस करते हैं, और वेयर हाउस भी इसमें आ जाता है, गोडाउन भी आ जाता है, और कोई और प्लेस जहां पर टैक्सेबल पर्सन अपना माल रखता है, ठीक है, सप्लाई रिसीव गुड्स और सर्विस और बोथ, वो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाता है। जहां पर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जहां पर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, वो भी हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। और ए प्लेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो उसे भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस। अपीलेंट अथॉरिटी का मतलब होता है जो अपील सुनती है हमारी, अगर कोई भी इशू होता है तो हम अपील के लिए जहाँ जाते हैं उसे अपीलेंट अथॉरिटी बोलते हैं। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस जहाँ पर लगभग आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि यहाँ पर काम होता है अपने which is characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply service or to receive and use service for its own needs, तो उसे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बोल देते हैं। तो अगर प्रिंसिपल प्लेस के अलावा, रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा भी अगर और कई जगह हैं जहाँ पर कुछ काम, प्रिंसिपल प्लेस जहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में हमने जो प्लेस का नाम दिया हुआ है वो हमारा प्रिंसिपल प्लेस होता है। प्रॉपर ऑफिसर, इस एक्ट के हिसाब से कमिश्नर या और कोई ऑफिसर जो कमिश्नर का काम कर रहा है बोर्ड में, वो प्रॉपर ऑफिसर है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जो रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 25, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हैविंग ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो वो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। टैक्स पीरियड का मतलब है जिसके लिए हम रिटर्न को फर्निश करेंगे, वो टैक्स पीरियड होगा। बिजनेस में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बिजनेस में क्या आता है, दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी बिजनेस। तो सबसे पहले है यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 2107। जीएसटी लॉ में कॉन्सेप्ट टैक्सेबल पर्सन का सिग्निफिकेंट है क्योंकि टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ इज टू बी पेड बाय टैक्सेबल। इनडायरेक्ट टैक्स है तो जिसके ऊपर अल्टीमेट बर्डन होता है वो तो गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराता है,
तो ये बीच में जो मीडिएटर है, सप्लायर, वही जमा कराता है, उसे टैक्सेबल पर्सन बोल देते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब है जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, या जिसे रजिस्ट्रेशन कराना है, वो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन या जिसे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन कराना है 22-24 सेक्शन में, ये सेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये टैक्सेबल पर्सन है। तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसे अभी रजिस्ट्रेशन कराना है, वो भी टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। सिमिलरली, ए पर्सन हु इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो वो भी टैक्सेबल पर्सन। तो अभी हम ये देखेंगे कि एक पर्सन जैसे ही रजिस्ट्रेशन बिकम्स लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, जब वो एक लिमिट होती है उससे आगे सेल कर देता है तो भी उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उससे क्या प्रोसीजर लेना पड़ेगा, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन अमेंड होगा, कैसे कैंसिलेशन होगा, ये सारी चीजें। तो हमारे को अलग अलग सेक्शन 22 से 30 मेनली पढ़ना है। तो सेक्शन 22 हमें बताएगा किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, 23 हमें बताएगा किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, 24 हमें बताएगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 बताएगा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29 कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 22 से। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन है जिसे रजिस्ट्रेशन कराना। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, जो जरूरी चीजें वही निकाली गई है सेक्शन 22 में। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, काफी लंबी चौड़ी बात बता रखी। एवरी सप्लायर shall be liable to be registered under this act in the state or union territory other than a special category state from where he makes a taxable supply of goods or service or both। तो हर एक सप्लायर shall be liable to be registered, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है। अगर यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ दिया क्योंकि वहां पर लिमिट अलग है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा हो, तो अगर आप 20 लाख से ज्यादा की सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। प्रोवाइडेड, जहां पर आपने सप्लाई करी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आपकी सप्लाई 10 लाख से ज्यादा है। क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट वो मान लो जहां पर पॉपुलेशन कम है, सेल कम होती है, तो वहां पर 10 लाख ही बड़ी सेल है। और जहाँ नॉर्मल स्टेट्स हैं वहां पर 20 लाख ऐसी हो जाती है, तो यहाँ की 20 लाख वहां की 10 लाख बराबर है, ऐसा सोचकर नॉर्मली 20 लाख है बट स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रिक्वेस्ट पर या काउंसिल की रिकमेंडेशन पर वो ये लिमिट बढ़ा सकती है, ठीक है, 10 लाख से बढ़ाकर, लेकिन 20 लाख तक कर सकती, ठीक है। 10 लाख से 20 लाख स्पेशली कैटेगरी में भी करी जा सकती। देखो, अगर आप सोचें कि आप सप्लायर हैं, तो आपके लिए लिमिट जितनी ज्यादा होगी आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लिमिट, मान लिया 20 लाख है और आप 15 लाख की सेल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और अगर 10 लाख है तो 15 लाख पे कराना है। तो इसका मतलब आपके हिसाब से तो जितना ज्यादा अमाउंट हो उतना अच्छा है, रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े आपको। Provided also that government may, at the request of state or recommendation of council, enhance the aggregate turnover from 20 lakh। जो जनरल 20 लाख है उसे भी बढ़ा सकती है 40 लाख तक।
ना. In case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods subject to such condition and limitation as may be. मतलब कि गुड्स के केस में, सर्विस नहीं, केवल गुड्स सप्लाई करता है, उस केस में गवर्नमेंट चाहे तो ये 20 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 40 लाख कर सकते. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, एक पर्सन जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में है, कंसीडर कब करेंगे, इवन इफ इज एंगेज्ड इन एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज ड्रिवन बाय. तो ये क्या रखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए ए पर्सन शेल बी कंसीडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स. हम मानेंगे वो सप्लाई ऑफ गुड्स है इवन इफ इज एंगेज्ड इन एग्जाम सप्लाई और सर्विस. अगर वो सप्लाई करता है सर्विस की लेकिन वो एग्जाम्प्ट है, तो उसे हम ये मानेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही करता है, क्योंकि वो जो सर्विस दे रहा है वो एग्जाम्प्ट है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसे गुड्स वाला ही मानेंगे. वो जो एग्जाम्प्ट है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट लोन और एडवांसेस, जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट के रूप में है, तो वो हम अभी देख लेंगे आगे कई बार. तो यहाँ पर इन्होंने कहा मोटे तौर पे सबसेक्शन 1 में, तो 22(1) में क्या बोला गया कि भैया नॉर्मली 20 लाख जो 40 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख जो 20 लाख बढ़ाया जा सकता है. यहाँ तक रजिस्ट्रेशन इससे ऊपर है तो टैक्सेबल सप्लाई है, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी अदरवाइज. अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की. Every person who on the day immediately preceding the appointed day is registered or hold a license under an existing law shall be liable to registered under this act with effect from the appointed day. तो ये लिखा है कि कोई भी है, मतलब ये तो एक जनरल सेक्शंस हैं जो हमने पढ़ लिया, मेन पढ़ लिया वो. वेयर ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इज ट्रांसफर और वेयर ऑफ सक्सेशन, तो जो दूसरा पर्सन है उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. पहले से आपके पास पुराने लॉ का है रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन नए एक्ट में कराना पड़ेगा. अगर आप अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो जो खरीद रहा उसे करा. ये बात है 2 और 3 में. इसके अलावा in case of transfer pursuant to sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation, or as the case may be demerger, the transferee shall be liable to register with the effect from the date from the registration. मतलब अगर amalgamation या demerger हो रहा है तो उसे भी registration है ना. तो अब for the purpose of this section, aggregate turnover का मतलब है include all taxable supplies, all supplies made by taxable person whether on his own account or on behalf of all his principals. आप जो खुद बेच रहे हैं या आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी बेचा है उसे एग्रीगेट टर्नओवर. और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब है जो आर्टिकल 279 ए क्लोज 4 सब क्लोज जी में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड. तो अभी हम लिस्ट बाद में देख लेंगे, कोई टेंशन. तो एनालिसिस अगर इस सेक्शन का करें तो हमारे पास लिमिट क्या है. हर एक सप्लायर और सर्विस सप्लायर चाहे गुड्स का हो या सर्विस का या दोनों का, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस स्टेट में जहां से वो सप्लाई करता है, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से. तो एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन होगा. तो टर्नओवर तो एक नॉर्मल बात है, एग्रीगेट टर्नओवर बताई गई है कि इसके अंदर क्या आएगा और क्या नहीं. तो इसके अंदर क्या आएगा एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, आप वैल्यू जो भी ऑल आउटवर्ड सप्लाई करोगे, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो चाहे एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो
चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई हो, और पर्सन हैविंग द सेम पेन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इसमें क्या नहीं आएगा? जीएसटी की अमाउंट नहीं आएगी, टैक्स नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अगर आप रिवर्स चार्ज के हिसाब से देते हैं तो वो आपका इनपुट है, सप्लाई नहीं है ना, तो वो इवन दो उस पर आपको जीएसटी देना है, लेकिन वो आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए उसे नहीं लिया, बाकी सबको ले लिया जाएगा। एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट सब ले लिया, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर को अगर हम देखें तो एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से आपने जो टैक्स इनवर्ड सप्लाई है वो नहीं आई ना, वो तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्जेस वुड कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द सप्लायर। मतलब ए ने बी को सप्लाई किया, बी है रेसिपिएंट, ये इसके लिए क्या है इनवर्ड और इसके लिए क्या है आउटवर्ड ना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से बी ने इस पे टैक्स देना है, लेकिन बी की एग्रीगेट टर्नओवर में ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक ही टर्नओवर में आता है बस। तो रघुबीर प्राइवेट लिमिटेड pays GST on sitting fee paid to its director for the service rendered by them, taxable under reverse charge. Value of service provided by the director to Raghuveer Private Limited will form part of the aggregate turnover of the director and of Raghu Private Limited. तो यहाँ लिखा है कि ये रिवर्स चार्ज के हिसाब से कंपनी दे रही है जीएसटी, सिटिंग फी डायरेक्टर, वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू रघुवीर। तो जो सर्विस कौन दे रहे हैं? डायरेक्टर, लेकिन जीएसटी रिवर्स चार्ज के हिसाब से कंपनी दे रही है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर कंपनी की नहीं है ना, ये किसकी है? डायरेक्टर। इसमें क्या नहीं लेना है? जीएसटी की अमाउंट नहीं लेनी, सेस नहीं लेना है। एग्रीगेट टर्नओवर में सारी की सारी ब्रांचेस की, जो भी सेम पेन के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं सारे की सारी, aggregate turnover is calculated by taking together the value in respect of activity carried out on all India basis, पूरे इंडिया का लिया जाए। एक डीलर है एक्स, इसके दो ऑफिस हैं, एक दिल्ली में और एक हरियाणा में, स्टेट वाइज नहीं है, पूरा ऑल इंडिया का देखा जाएगा पेन बेस्ड। अगर हमें ये देखना है कि एक्स को रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, तो हमें हरियाणा और दिल्ली दोनों ऑफिस की टर्नओवर को ऐड करना, अगर वो ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन होने, ठीक है। Value of exported goods, services, exempted goods, services, interstate supply between distinct person having same pen to be included in aggregate turnover. Even मैं अपनी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसे भी कैलकुलेशन पे ले लिया जाए, क्योंकि वही होता है ना, इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पेन। इसका मतलब मैं अपने ही दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर। Madhur Oil Punjab is engaged in supplying machine oil as well as petrol. सप्लाई ऑफ पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता है, बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल पे लगता है। तो हमें ये देखने के लिए कि उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं, तो हमें नॉन टैक्सेबल एज वेल एज द टैक्सेबल सप्लाई को लेना होगा, अगर वो हमारी लिमिट से ज्यादा, ठीक है। तो एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब कि इन्हें दोनों चीजों को लेना। Aggregate turnover to include all supply made by taxable person whether on his own account or main behalf of principal. Mohini Enterprises has appointed Messrs. Best Force and Associate as his agents. Messrs. Best Ford and Associate make supply of goods on his own account and behalf of the Mohini Enterprise, क्योंकि वो एजेंट है, where invoices are issued in the name of Messrs. Best Ford and Associate only. All the supply of goods made by Bestford and Associate as a agent
एज वेल एज इन ऑन अकाउंट विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो एज ए एजेंट जो अपने माल बेच रहे हैं वो अपने इनवॉइस के नाम, तो वो उन्हीं की टर्नओवर मानी। एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन ए स्टेट, द एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफरेंट फ्रॉम टर्नओवर इन ए स्टेट, क्योंकि जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो हम रजिस्ट्रेशन के लिए देख रहे हैं और एलिजिबिलिटी के लिए देख रहे हैं कि वो कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल है या नहीं। और एक बार वो कंपोजिशन लिवाए, once a person is eligible for composition levy, the GST payable under composition levy will be calculated as a specified percentage on turnover in the state known the aggregate turnover। देखिए क्या होता है, पहले हम ये देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की के लिए एग्रीगेट टर्नओवर, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर उसको जो टैक्स देना है वो एग्रीगेट टर्नओवर पे नहीं देना, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में तो हमने एग्जाम सप्लाई भी ले लिया, उसके ऊपर टैक्स थोड़ी ना देना है, तो टैक्स फिर अलग अमाउंट पर देना है। ये बोल रखा है कि हम एग्रीगेट टर्नओवर केवल ये देखने हैं रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। जो लिमिट है वो क्या है, द थ्रेशोल्ड लिमिट जो है सेक्शन 22(1) में वो 20 लाख है, जहां पर 20 लाख से ज्यादा होगी उसे रजिस्ट्रेशन कराना ना। लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख है। सेक्शन 270 आर्टिकल 279A(4)G के हिसाब से 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लेकिन सेक्शन 22 में एक्सप्लेनेशन 3 में रजिस्ट्रेशन के लिए मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड ही स्पेशल कैटेगरी है, तो इसलिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की केवल 4 स्टेट पर ही एप्लीकेबल है। वहां पर लिखा भी था कि इसके लिए हमने बाकी स्टेट को हटा दिया, तो आपको केवल 4 स्टेट के लिए 10 लाख है, और ये हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। ये 4 ही हैं। तो यहाँ पर आपको केवल 4 स्टेट का नाम याद रखना है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। तो हम MMNT कह सकते हैं, और लेकिन इसमें हमारे जो हैं जो स्टेट हमारे हट गए हैं उसमें भी मेघालय भी है, तो मेघालय यहाँ नहीं है जो M से होता है ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। मिजोरम है, तो मिजोरम में राम आ रहा है, याद रखिए, आजकल तो राम मंदिर की चर्चा भी बहुत है, याद रहेगा ना। त्रिपुरा में यहाँ राम आए हैं, तो शिव जी का त्रिशूल से त्रिपुरा है, वो याद रखिए, शिव जी के त्रिशूल से त्रिपुरा याद रखिए। मणिपुर है, तो पैसा बहुत लगा है राम मंदिर में, मनी इंग्लिश का है, याद रखने का एक तरीका है। मणिपुर है, मनी बहुत लगी है। नागालैंड, तो लैंड की बहुत जरूरत पड़ी, और नागा हमारे साधु भी होते हैं बहुत सारे, नागालैंड भी है, तो ऐसे नाम याद रखिए। मिजोरम में राम आ गया, त्रिपुरा में त्रिशूल का त्रिपुरा आ गया ना। मनी बहुत लगी मंदिर में, मणिपुर हो गया, या हम ये कह सकते हैं मनी जो जो होती है ना, इच्छाधारी नाग में मनी कहते हैं, मनी जो लगी होती, वो भी मंदिर से शिव जी से रिलेटेड है। जो सांप होते हैं उसकी होते हैं, इच्छाधारी नाग होते हैं उनकी मनी होती है, वो मनी मान लो। और नागालैंड है, 4 हैं, इनको याद रखिए।
If a person with places of business in different state across India has one branch in a special category state from which it makes a taxable supply, the threshold limit will be reduced to 10 lakh. अब इसमें क्या मतलब हुआ कि अगर मान लिया आप मिजोरम में भी सेल करते हैं और दिल्ली में भी सेल करते हैं, तो अब तो ये तो सेम पेन बेस पे पूरे इंडिया की मानी जाएगी, तो 20 लाख मानी जाए या 10 लाख मानी जाए, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बढ़ा सकते हैं इसकी, लेकिन इन्होंने कहा रखा है कि अगर डिफरेंट स्टेट है और एक स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट है टैक्सेबल, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तो लिमिट आपकी 10 लाख हो जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली में भी है मणिपुर में भी है, तो केवल 10 लाख में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना, जल्दी रजिस्ट्रेशन कराना कोई फायदे का सौदा नहीं। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस 20 लाख की लिमिट को 40 लाख कर सकता है उनके लिए जो केवल और केवल गुड्स की सप्लाई, एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट और एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन और लिमिटेशन लगाई जा सकती है। फॉर द पर्पस ऑफ 20 to 1 person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods, even अगर वो एग्जाम सप्लाई करता है by way of supply of services by way of extending deposit loan और advances, ठीक है, जहां तक वो हम इंटरेस्ट और डिस्काउंट की बात करते हैं। फर्दर नोटिफिकेशन नंबर 10 to oblique 2019 CT dated 7/3/19 exempt any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover does not exceed 40 lakh from registration requirement। तो 2019 में ही एक नोटिफिकेशन आ गया और ये बोला गया कि अगर आप केवल गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपको केवल 40 लाख की ऊपर होने पर ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये बोला गया कि आपको 20 नहीं 40 ही करना पड़ेगा, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। तो हर एक इंसान के लिए 40 नहीं हुआ है, कुछ लोगों के लिए हुआ है। तो एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है 24 में, फिर हम 40 लाख नहीं देंगे, क्योंकि उसे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा पर्सन जो सप्लाई करता है आइसक्रीम की या अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चरिंग टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, टाइल्स, उन पर भी ये 40 लाख वाली बात अप्लाई नहीं होगी, इसलिए नॉर्मल रहेगा। पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स आर नेवरदलेस लायबल टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी कवर्ड इन एक्सेप्शन ए अबव। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई पर्सन इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है। असल में क्या है कि कोई भी इंसान इंटर स्टेट सप्लाई करता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही करना, आप कर ही नहीं। अगर विद इन द सेम स्टेट अगर आप कर रहे हैं, एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हैं और वो स्टेट है आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वहां पर पहले ही अमाउंट कम है, उसे बढ़ाकर 40 लाख करने का कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो आपके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, वो ए में लिखा है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको 24 सेक्शन 24 में कवर हो जाए। कहने का मतलब सी पॉइंट ये कहना चाहता है कि कोई ऐसी स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और उसमें अंदर अंदर ही बेच रहे हैं, तो उसको 40 लाख की तो जरूरत ही नहीं है एग्जम्पशन की, तो उसको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो हमने पहले ही 10 लाख का रखा है।
10 या 20 उनके लिए बहुत है, उनको 40 की जरूरत नहीं है। पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमें खुद ही रजिस्ट्रेशन कराना है, तो करा लो भैया, हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, इन द व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन, द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी। अगर आप केवल गुड्स में डील करते हैं और आप दोनों में डील करते, देखो दोनों में डील करते हैं तो आपको याद रखिए, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप दोनों में डील करते हैं या केवल सर्विस में डील करते हो या गुड सर्विस दोनों में डील, तो 20 लाख लिमिट है, 40 है ही नहीं आप। और केवल 4 स्टेट ऐसी हैं जहां पर आपको 10 लाख की लिमिट। क्या था वो? मिजोरम था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, नागालैंड। तो वहां पर हमारी 10 है, वरना 20 है हमेशा। तो देखो केवल इन 4 स्टेट को छोड़कर हर एक में 20 लाख है। देखो ये 20 लाख है, कोई भी हमेशा 20 लाख। तो ये तो बात ही खत्म हो गई। अब बचा कि अगर वो केवल और केवल गुड्स में डील कर रहा है, तो अगर केवल और केवल गुड्स में डील कर रहा है तो फिर उसकी लिमिट 40 लाख हो जाएगी, बशर्ते वो इन स्टेट में ना हो। और ये क्या क्या है? ये वही है जो इंट्रा स्टेट है, वो जो स्टेट्स हैं स्पेशल कैटेगरी 4 के अलावा वाली भी। तो इसमें कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नागालैंड, मिजोरम, ये सब। तो यहाँ पर और एंट्री किसकी हुई? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अरुणाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, मेघालय 3, सिक्किम 4, तेलंगाना 5, पुडुचेरी 6, 6 और एंट्री हो। तो इन 6 में पुडुचेरी, तेलंगाना, है ना, और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में तो 10 लाख ही है ना, और बाकी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, इन सब में 20 लाख है। अब बची जितनी भी स्टेट, उन सब में 40 लाख, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश। ये वैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बट यहाँ के हिसाब से ये नॉर्मल है। तो जम्मू कश्मीर, आसाम और हिमाचल का नाम इसीलिए अलग से यहाँ लिखा हुआ। तो आसाम, हिमाचल और जम्मू, ये तीनों, आसाम की चाय बहुत फेमस है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल का सेब बहुत फेमस। इन तीनों को हमने स्पेशल कैटेगरी से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ सेल बहुत हो रहा है, बाकी में हम लोगों ने लेना है। तो कुल मिलाकर हमारी कहानी अब क्या शॉर्टकट में क्या निकली कि हम जम्मू कश्मीर, आसाम और हिमाचल को भी अदर स्टेट में ही कवर कर दें, तो 10 लाख के लिए केवल 4 ही हैं, और 20 लाख हमारी है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना, जो 6 स्टेट हमने अलग से देखी थी। बाकी में 40 लाख है अगर वो केवल गुड्स में डील करते हैं, और 20 लाख है अगर वो मिक्स में डीलिंग। तो ये थोड़ा सा रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। पृथ्वीराज है आसाम में, आसाम में नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, इसमें 20 और 40। तो इसकी ये केवल शूज में डील करते हैं, मतलब केवल और केवल गुड्स में डील करते हैं, तो इनके लिए आसाम नॉर्मल में 40 लाख की लिमिट हो। तो इनके लिए 22 लाख है, लेकिन हमें 22 लाख है तो इनको जरूरत नहीं है, इनको कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, है ना। इसी में अगर हम ये माने पान मसाला है, तो फिर पान मसाला के लिए तो हमारा था कि वो आइटम हटा दी थी हमने, तो फिर ये 20 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
है ना। अब पान मसाला की जगह अगर मान लिया ये सप्लाई सर्विस करते हैं तो भी इन्हें कराना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस के लिए भी 20 लाख है, 40 लाख केवल गुड्स के लिए। ये दोनों चीजें कराते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन कर, क्योंकि दोनों मिक्स सप्लाई में भी 20 लाख की ही लिमिट है। तेलंगाना में हमने देखा था, तेलंगाना में हमारी जो लिमिट है वो कितनी है। तेलंगाना 6 स्टेट जो अलग से थी उसमें आ रहा है तेलंगाना। तो यहाँ पर 20 लाख की लिमिट है, यहाँ 40 लाख। तेलंगाना में ये इंटर स्टेट है ट्रॉय में, तो 20 लाख से ऊपर ही कराना होगा, 22 लाख है तो कराना होगा, ठीक है। इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और कोई भी केस होगा 20 लाख का, इनके लिए तो लिमिट 20 लाख ही है। तो चाहे वो केवल सर्विस हो, मिक्स हो, कुछ भी हो, 20 लाख है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, 20 लाख ही है इनके लिए। मणिपुर, मणिपुर के लिए लिमिट 10 लाख है ना। तो अगर इनका 12 लाख का टर्नओवर है तो ये इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की लिमिट 10 लाख, ठीक है। तो इनकी 10 लाख है तो इन्हें 10 लाख है तो कराना पड़ेगा। आसाम में एक नॉर्मल है, तो वहां पर हमारा गुड्स है तो 40, केवल गुड्स है तो अदरवाइज 20 लाख। तो यहाँ लिखा है टर्नओवर इनकी शोरूम में 28 लाख है, रेडीमेड गारमेंट है। और एक और स्टेट है त्रिपुरा। अब देखो, एक असम नॉर्मल हो गया, एक त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा में हमारी जो लिमिट है वो 10 लाख है, तो त्रिपुरा असम मिलाएंगे तो 10 लाख ही हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 11 लाख है इनकी त्रिपुरा में। सिंस राघव इज एंगेज इन सप्लाई गारमेंट फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी, द एप्लीकेबल लिमिट 10 लाख हो जाएगी। तो इन्हें दोनों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की सेल को ऐड किया जाए, और अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो दोनों में रजिस्ट्रेशन। Registration required only for a place of business where taxable supply takes place. So supplier is required to obtain registration with respect to his each place of business in India जहां से वो taxable supply। उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है अगर वो केवल और केवल exempt सप्लाई करते हैं, फिर नहीं करा। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करते ही नहीं है, मिक्स सप्लाई है तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं स्टेट की बात है जहां से वो नहीं करते। अगर कोई ऐसी स्टेट है जहां से वो करते हैं, वहां कराना पड़ेगा। It is pertinent to note here that a supplier is required to obtain a registration only in the state from where taxable supply is made. आप जहां से सब ओरिजिनेट कहां से कर रहे हो सप्लाई, वहां रजिस्ट्रेशन कराना है। कहां भेज रहे हो वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, जहां से आप सप्लाई कर रहे हो वहां से रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। तो जहां आप सप्लाई कर रहे हो वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, जहां से सप्लाई कर रहे हो वहां रजिस्ट्रेशन। Further registration is required to be obtained only in the state where the supplier is has a fixed establishment. फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब या तो प्रिंसिपल प्लेस के अलावा भी अगर मान लिया कुछ है तो। दिस एस्पेक्ट इज मोर रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लाइक रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग सर्विस, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्स। दस इफ ए पर्सन हैज ओनली, एक ऐसा मार्केटिंग स्टेट जहां पर कोई मतलब कोई ऐसी पक्की कोई वैसी जगह नहीं है, एंड इफ देयर इज नो टैक्सेबल सप्लाई, he is not required to obtain registration in that state even if he is registered in other state. Thus in state where लियाइसियन ऑफिस मतलब कोई परमानेंट वैसा पक्का स्ट्रक्चर नहीं है और मार्केटिंग ऑफिस नहीं है, तो उसको अनरजिस्टर्ड ही लिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस मिस्टर एक्स हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली और उसने इंपोर्ट किया गुड्स जो कि मुंबई सी पोर्ट पर लैंड हुआ, ठीक है। मिस्टर एक्स ने एक सेल एग्रीमेंट किया मिस्टर वाई से मुंबई में कि वहीं से ही माल बेच देंगे, तो मिस्टर एक्स को रजिस्ट्रेशन करने की मुंबई में जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। फर्दर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पर्सन हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इज मोर देन वन स्टेट गेट रिड्यूस टू 10 लाख, जहां पर उसने टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विस करा है स्पेशल, ये तो हम बात कर चुके हैं, हैं?
However, in case he makes exempt non-supply from a special category state and taxable supply from a state other than, अच्छा ये बात है, देखो मान लिया मणिपुर से उसने सेल करी है केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई और दिल्ली से उसने करी है टैक्सेबल। अब इन दोनों को मर्ज करा जाएगा, लेकिन यहां से केवल एग्जेम्प्ट है तो लिमिट कम नहीं है, टैक्सेबल भी होनी चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर में तो आएगा लेकिन लिमिट कम नहीं होगी, यहां लिखा है however in case he makes exempt non-taxable supply from special category state and taxable supply from the state other than specially, तो लिमिट को हम नहीं कम करें क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी से केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई ही। Uday Enterprise is engaged in supply of taxable goods in Maharashtra और एल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नागालैंड में। नागालैंड एक स्पेशल कैटेगरी है, लेकिन एल्कोहलिक लिक्वर जो है वो जीएसटी नहीं लगता। इट्स टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 34 lakh in Maharashtra and 11 lakh in Nagaland. Since Uday is exclusively engaged in making taxable supply of goods from Maharashtra, तो उसकी लिमिट 40 लाख है। लेकिन अगर उसकी लिमिट 10 लाख हो जाएगी नागालैंड होने की वजह से, लेकिन नागालैंड में जो 10 लाख है वो अल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन का, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। इस केस में उसकी लिमिट 40 लाख ही रहेगी, 40 से कम नहीं करेंगे। इट इज लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन गिवन केस सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 34 और 11, तो कितना हो गया, तो 40 से ऊपर हो गया, तो रजिस्ट्रेशन कराना है। इट विल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र, लेकिन उसे नागालैंड में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है एज ही इज नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई। इसे लेकिन कहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, महाराष्ट्र में, जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में सारी एग्रीगेट सेम पेन बेस पर ऐड होती। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, where a business is transferred whether on account of succession or any other person, transfer ownership, death or any other reason to another person as a going concern, तो जो बिजनेस ले रहा है इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, मतलब परचेजर ऑफ बिजनेस उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वेयर द बिजनेस इज ट्रांसफर परसुएंट टू सैंक्शन ऑफ स्कीम, अमलगमेशन, डीमर्जर या कोई हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन उसे कराना। तो सेक्शन 22 हमने जो पढ़ा पूरा का पूरा, इसमें हम लोगों ने सारी बातें पढ़ी, क्या लिमिट है, किस हिसाब से किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको नहीं, क्या एग्रीगेट टर्नओवर है, तो ये सारा का सारा हम आज इसको यहीं तक सीमित रखते हैं। सेक्शन ये हमारा आज कंप्लीट हुआ अच्छे से कि रजिस्ट्रेशन किसको और कब करा।